ये ईरान है, एरिया में वेस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। पॉपुलेशन के मामले में वो पहले नंबर पर आता है। ईरान बहुत समय से न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहता है, लेकिन उससे 2000 किलोमीटर दूर बैठा इसराइल इसके सख्त खिलाफ है। वो कहता है ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, क्योंकि उसने यदि ऐसा कर लिया तो फिर हम नहीं बचेंगे। ये इसराइल की पॉलिसी रही है। इसी के तहत 13 जून 2025 की सुबह उसने ईरान में जबरदस्त हवाई बमबारी की। इसको ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया है। इस बमबारी में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के मुखिया हुसैन सलामी और आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी समेत कई अफसरों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसराइल ने कुल 6 शहरों को निशाना बनाया। ईरान की राजधानी तेहरान, अराक, नतांज, इस्फहान, किरमनशाह और तब्रीज। तेहरान से तो ईरान की सरकार चलती है। इसके अलावा फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर हैं। तेहरान को आप ईरान का पावर सेंटर मान सकते हैं। बाकी जिन शहरों के नाम हमने आपको बताए, वहाँ या तो न्यूक्लियर साइट्स हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। इसराइल का क्लेम ये है कि सिर्फ न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया गया। ईरान ने कहा कि इस अटैक में आम नागरिक मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बयानों के कुछ टेम्पलेट सेट रहते हैं। एक पार्टी बोलेगी कि हमारा अटैक जायज था, जबकि दूसरी पार्टी उसको अवैध साबित करने की कोशिश करेगी। इसका मकसद इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट और सिंपैथी हासिल करना होता है। इसराइल के ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या था, उसने सिलसिलेवार ढंग से अपने अटैक की जानकारी दी है। पहला हिस्सा है क्यों। इसराइल का तर्क है कि ईरान लंबे समय से हमको खत्म करने की खुली धमकियां दे रहा है। इसके लिए वो अपनी सैन्य क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और ये स्पष्ट हो चुका है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए नहीं है। स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है अभी क्यों। बकौल इसराइल, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के बेहद करीब था। ऐसे में हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। ईरान ने नॉन न्यूक्लियर बम के बराबर यूरेनियम एनरिच कर लिया था। एक तरफ वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो यूरेनियम एनरिचमेंट में भी जुटा हुआ था। स्टेटमेंट के तीसरे हिस्से में मिलिट्री ऑपरेशन पर जोर दिया गया है। उसने कहा कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हमारे ऑपरेशन का फोकस न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर था। हम ईरान के आम नागरिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा टारगेट वैसी ताकतें हैं जो इसराइल की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। अब ईरान का रिएक्शन भी आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी का बयान आ चुका है। उन्होंने कुछ फौजी कमांडर्स और वैज्ञानिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। खामेनी ने ये भी कहा कि इसराइल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, उसको उचित जवाब दिया जाएगा। इसराइल भी जवाबी हमले का इंतजार कर रहा है। 2024 में ईरान ने 2 बार इसराइल पर अटैक किया था। इतिहास में ये पहली बार था जब ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया हो, लेकिन तब वो इसराइल के कोवर्ट ऑपरेशंस का बदला ले रहा था। जैसे अप्रैल 2024 में इसराइल ने सीरिया में 7 ईरानी अफसरों की हत्या कर दी थी। उसके जवाब में ईरान ने 300 मिसाइलें और ड्रोन्स दागे थे, जबकि अक्टूबर 2024 का हमला इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की हत्या के विरोध में था। हानिया हमास का और नसरल्लाह हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा लीडर था। नसरल्लाह को इसराइल ने बेरूत में मारा था, जबकि हानिया की हत्या तेहरान में हुई थी। लेकिन वो खुफिया ऑपरेशन था और इसराइल ने तुरंत उसको स्वीकार भी नहीं किया था। लेकिन अब की बार अंतर है। इस बार इसराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है, ईरान में घुसकर किया है और इसको तुरंत स्वीकार भी किया है। ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है और इस बार उसका जवाब ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि हम इस हमले में शामिल नहीं थे, हमसे दूर ही रहना। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं अमेरिका की मर्जी और उसके सपोर्ट के बिना इसराइल इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। अमेरिका कुछ दिन पहले से ईरान के पड़ोसी देशों में अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ मेंबर्स को निकाल रहा था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर हमले का इशारा कर रहे थे। इसलिए अमेरिका इतनी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। हम हालिया विवाद पर लौटेंगे, उससे पहले अमेरिका, इसराइल, ईरान का त्रिकोण समझ लेते हैं। इन 3 में जो 2 देश हैं वो वेस्ट एशिया में है, ईरान और इसराइल। लेकिन दोनों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है, जबकि तीसरा देश जो कि अमेरिका है, दोनों से 10 से 12,000 किलोमीटर दूर बसा है। ये तीनों ना तो किसी लैंड बॉर्डर और ना ही मैरीटाइम बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी भूमिका बॉर्डर की मिलती है, इसलिए ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयाँ पड़ोसी देशों के बीच होती आई हैं। इनमें बाद में कोई तीसरी या चौथी पार्टी शामिल होती है, फिर उसका दायरा बढ़ता है। इस मामले में इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट
यूनिक है। वे दूर दूर होते हुए भी आपस में भिड़ते रहते हैं। इसमें अमेरिका का फैक्टर सबसे बड़ा है, लेकिन 12,000 किलोमीटर दूर ईरान में उसका इंटरेस्ट क्या है, और इसराइल और ईरान एक दूसरे से इतनी नफरत आखिर क्यों करते हैं? ये सब समझने के लिए हमें इतिहास में दाखिल होना होगा। उस दौर में चलना होगा जब इसराइल की स्थापना भी नहीं हुई थी। इस संदर्भ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की 2 घटनाओं पर आप गौर कीजिए। पहली घटना थी 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। ये यूनाइटेड नेशंस का पूर्वज था। लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का मैंडेट ब्रिटेन को दे दिया। उससे पहले फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और उसके पार्टनर्स ने उन्हें हरा दिया था और ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का वादा कर रखा था। इसके चलते फिलिस्तीन पहुंचने वाले यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी थी। अब दूसरी घटना पर आते हैं। 1921 में ईरान में एक तख्ता पलट हुआ, जिसमें रेजा शाह पहलवी ने गजार वंश को गद्दी से उतार दिया और खुद ईरान के राजा बन गए। वहां से पहलवी वंश के शासन की शुरुआत हुई। फिर 1941 में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर रेजा शाह को भगा दिया और उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की गद्दी सौंप दी। इन दोनों घटनाओं में ब्रिटेन शामिल था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। वो ना तो फिलिस्तीन और ना ही ईरान को कंट्रोल करने की स्थिति में था। फिलिस्तीन का मसला तो उसने यूएन के हवाले कर दिया, जहां से 1947 में पार्टीशन प्लान पास हुआ और मई 1948 में इसराइल की स्थापना हो गई। ईरान ने पार्टीशन प्लान का विरोध किया था, लेकिन 1950 आते आते वो इसराइल को मान्यता दे चुका था। इसकी एक वजह थी कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर्स बचे हुए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। उनके बीच साम्राज्य विस्तार की होड़ लग गई। ईरान के लिए सोवियत संघ बेहतर विकल्प हो सकता था, उनका बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन रूसी शासकों के साथ ईरान की सदियों तक लड़ाई चली थी। इसलिए मोहम्मद रेजा पहलवी सोवियत संघ को लेकर संदेह में रहते थे। वे कम से कम अपनी आज़ादी तो नहीं ही गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका को पसंद किया। ईरान में ब्रिटेन का जो दबदबा था वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो चुका था। ये अमेरिका के लिए भी फायदे वाली बात थी। एक तरफ सोवियत संघ के खिलाफ उसको बढ़त मिल रही थी, दूसरी तरफ ईरान का बड़ा तेल भंडार भी उसकी पहुंच में आ चुका था। उसको बस ये ध्यान में रखना था कि शाह की कठपुतली सरकार पर कोई आंच ना आए। जब 1953 में आंच आई, तब अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट करा दिया। मोसादेक ने पश्चिमी देशों की तेल कंपनियों का ऑडिट करने की बात कही थी। वे तेल कंपनियों को नेशनलाइज करने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने इसराइल के साथ भी रिश्ते तोड़ लिए थे। ये पश्चिमी देशों के हित के लिए खतरनाक था, तो उन्होंने मोसादेक को हटाकर शाह की कुर्सी बचाई। शाह ने इसका खूब हक अदा किया। एक तरफ अमेरिका और ईरान के रिश्ते बढ़े, उसी अनुपात में इसराइल और ईरान भी करीब आ रहे थे, क्योंकि इसराइल अमेरिका को अपने संरक्षक के तौर पर देख रहा था और उसके ज्यादातर दुश्मनों ने सोवियत संघ से हाथ मिला रखा था। ईरान भी इसी सिचुएशन में था। वैसे अमेरिका और इसराइल की दोस्ती 1967 के वॉर के बाद मजबूत हुई। तब इसराइल ने 6 दिनों के अंदर अपने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था और उसने पूरे फिलिस्तीन के साथ साथ इजिप्ट और सीरिया के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। इस नतीजे ने अमेरिका को भौचक्का कर दिया। वो इसराइल को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने इसराइल को खुलकर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। आज के दिन में वो वेस्ट एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है। बहरहाल इसराइल और ईरान की दोस्ती 1950 के दशक में परवान चढ़ने लगी थी। 1957 में उसने इसराइल में एक ऑयल पाइपलाइन बिछाने में मदद की थी। वो इसराइल को पर्याप्त मात्रा में तेल भी बेच रहा था। एक और चीज थी, इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेरिफेरस डॉक्ट्रिन बनाई थी। इसके तहत मिडिल ईस्ट में दुश्मन देशों की सीमा से लगे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की योजना थी। इसमें इसराइल ने तुर्की, इथियोपिया और ईरान पर दाब लगाया था। तुर्की और ईरान का विकल्प काफी हद तक फायदेमंद रहा। ईरान को इसके बदले इसराइली टेक्नोलॉजी और हथियार मिल रहे थे। 10,000 इसराइली एक्सपर्ट्स ईरान के एग्रीकल्चर और दूसरी इंडस्ट्रीज में कंसल्टेंट की भूमिका में काम कर रहे थे। साथ ही साथ ईरान पर अमेरिका का वरदहस्त बना हुआ था और सोवियत संघ को काउंटर करने में भी मदद मिल रही थी। यानी इस दोस्ती से अमेरिका, इसराइल और ईरान तीनों को फायदा हो रहा था। 1950 के दशक में शाह ने अपनी खुफिया एजेंसी सवाक को मोसाद के संपर्क में रहने का आदेश दिया था। इसराइल ने ईरान के सैकड़ों पायलट्स, फौजियों और जासूसों को ट्रेनिंग दी थी। दोनों देशों के बीच ज्यादातर सीक्रेट डील्स इन्हीं एजेंसीज के जरिए होती थी।
कई बार तो ईरान के विदेश मंत्रालय को भी मालूम नहीं होता था। इन सब के बावजूद ईरान ने इस दोस्ती को काफी हद तक छिपा कर रखा। वो अरब देशों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इसराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक संबंध नहीं स्थापित किए। इसराइली नेताओं और अफसरों के ईरान दौरे को सीक्रेट रखा जाता था, लेकिन 1967 के अरब इसराइल वॉर के बाद स्थिति थोड़ी बदली। शाह को इसराइल की अहमियत समझ आने लगी थी और उन्हें ये भी समझ आ चुका था कि अमेरिका से दोस्ती का रास्ता इसराइल होकर गुजरता है। फिर 1973 में तीसरा अरब इसराइल वॉर हुआ। इसमें अमेरिका ने खुलकर इसराइल को सपोर्ट किया था। इससे नाराज अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी, लेकिन ईरान इसमें शामिल नहीं हुआ। उसने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और अपनी शर्तों पर ऑयल एक्सपोर्ट जारी रखा। इससे तीनों देशों के आपसी रिश्ते और मजबूत हुए, लेकिन इसमें बहुत जल्द दरार पड़ने वाली थी। मोहम्मद रेजा पहलवी बहुतों के लिए मॉडर्न, लिबरल और डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, लेकिन कईयों के लिए वे इस्लाम विरोधी, क्रूर और तानाशाह भी थे। उनके शासन में विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाह की खुफिया एजेंसी सवाक टॉर्चर और गैर न्यायिक हत्याओं के लिए कुख्यात थी। फ्री प्रेस पर ताला लगाया जा चुका था। संसाधनों की चाबी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में थी। आम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था और धार्मिक नेताओं को सरकार की आलोचना के लिए निर्वासित कर दिया गया था। ऐसे ही एक नेता थे अयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी। उनको शाह ने 1960 के दशक में ही देश से निकाल दिया था, लेकिन वो बाहर रहकर भी शाह के खिलाफ कैंपेन चलाते रहते थे। इसके चलते उनके पक्ष में माहौल बना हुआ था। फिर 1978 में ईरान में लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। धीरे धीरे ये आंदोलन में बदल गया। शाह का बचना मुश्किल था। वो जनवरी 1979 में देश छोड़कर भाग गए। अगले ही महीने ख़ुमैनी निर्वासन से वापस लौटे। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की और वो इसके सर्वेसर्वा बन गए। ख़ुमैनी अमेरिका को सारी बुराइयों की जड़ और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। वहीं इसराइल अमेरिका का सपोर्टर था, साथ ही साथ वो फिलिस्तीन के मसले में विरोधी पार्टी था। इसलिए उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान और इसराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया। इसके बाद ईरान ने इसराइल के साथ हर तरह के संबंध तोड़ लिए। उनके बीच की फ्लाइट्स रोक दी गईं। तेहरान में इसराइली दूतावास को खाली करा लिया गया और उसकी इमारत को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। ये एक्सचेंज एक पब्लिक प्रोग्राम में हुआ था। इसमें इसराइल के उस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन यासिर अराफात भी पहुंचे थे। इसके अलावा ख़ुमैनी ने रमजान के अंतिम शुक्रवार को कुद्स डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। अल कुद्स का इस्तेमाल जेरूसलम के लिए होता है, जहां पर मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद है। ख़ुमैनी ने इसी नाम पर अपनी सबसे स्पेशल फोर्स भी बनाई, कुद्स फोर्स। ये विदेशों में ईरान के ऑपरेशंस चलाती है। ख़ुमैनी ने जानबूझकर फ़िलिस्तीन को अपने एजेंडे में शामिल किया था। वो इसके ज़रिए दुनिया भर के मुस्लिमों का सपोर्ट हासिल करना चाहते थे और उन्हें लीड भी करना चाहते थे। इन सब के बावजूद इसराइल और ईरान का साथ बना रहा। जब 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर हुआ, तब उसमें इसराइल ने ईरान को हथियार भी दिए। वो नॉर्मल रिलेशंस रखने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन 1982 में लेबनान पर इसराइल के हमले ने उसको ख़त्म कर दिया। इसराइल फ़िलिस्तीनी गुटों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए इसराइल में घुसा था, लेकिन वो इसमें फंसता चला गया। उसी दौरान ईरान ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह बनाने में मदद की। ये शिया संगठन था। इसका मकसद इसराइल का समूल विनाश था। 1990 के दशक में कुछ और घटनाएं हुई जिसने बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी। एक घटना थी कुवैत में सद्दाम हुसैन की करारी हार। इस युद्ध के बाद ईरान मिडल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली इस्लामी देश बनकर उभरा। दूसरी घटना थी 1991 में सोवियत संघ का विघटन। इसके बाद अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया। मिडल ईस्ट में इसराइल उसका सबसे बड़ा पार्टनर था। इसने ईरान के लिए चीजें क्लियर कर दी। इस तरह इसराइल और ईरान की दुश्मनी का मैदान तैयार हुआ। इस लड़ाई में मुख्य तौर पर दो तरीके अपनाए गए। पहला था शैडो वॉर, जिसमें इसराइल और ईरान ने एक दूसरे के विरोधी प्रॉक्सी गुटों को हथियार और पैसे दिए और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। दूसरा तरीका था खुद को मजबूत बनाना। इस रेस में इसराइल बहुत आगे निकल गया। उसके पास अमेरिका का सपोर्ट था। वो जब चाहे जिससे चाहे हथियार खरीद सकता था। उसके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, लेकिन उसने कभी ऐलान नहीं किया। इसकी तुलना में ईरान पीछे था। अमेरिका से दुश्मनी के चलते उस पर सैकड़ों प्रतिबंध लगे थे। वो खुलकर ट्रेड नहीं कर सकता था। मॉडर्न वेपन सिस्टम हासिल करने में उसको मुश्किल आ रही थी। ऐसे में उसने न्यूक्लियर हथियार बनाने का रास्ता चुना। चोरी छिपे टेक्नोलॉजी लाई गई और पीस प्रोग्राम की आड़ में यूरेनियम एनरिचमेंट का काम शुरू हुआ। यूरेनियम को 90% से ज्यादा रिफाइन करने पर उससे बम बनाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल को उसकी भनक
लग चुकी थी। इसके बाद तो खुफिया ऑपरेशन, साइबर अटैक्स और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का सिलसिला चलने लगा। ईरान जब कभी कट ऑफ मार्क तक पहुंचता, इसराइल उसको खींचकर नीचे ला देता था। इस बीच अमेरिका को लगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। 2015 में उसने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर ली। इसके तहत ईरान ने 97% न्यूक्लियर फ्यूल हटाया और एनरिचमेंट भी कम कर दिया। बदले में ईरान पर लगे ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए गए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, उन्होंने न्यूक्लियर डील को डिजास्टर बता दिया। ट्रंप ने ईरान पर धोखा देने का आरोप भी लगाया और 2018 में अमेरिका को डील से बाहर निकाल लिया। फिर तो ईरान को खुली छूट मिल गई। उसने एनरिचमेंट प्रोग्राम और तेज कर दिया। 12 जून को आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नॉन न्यूक्लियर बम बनाने लायक यूरेनियम एनरिच कर चुका था। इस रिपोर्ट के कुछ घंटे बाद ही इजरायली फाइटर जेट्स ईरान के ऊपर मंडराने लगे थे और उन्होंने अपने टारगेट्स पर बमबारी शुरू कर दी थी। इस हमले में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के मुखिया हुसैन सलामी इस हमले में मारे गए हैं। IRGC ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स है। ये रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। ईरान की रेगुलर आर्मी के चीफ मोहम्मद बागेरी की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। बागेरी की तुलना आप पाकिस्तान में आसिम मुनीर से कर सकते हैं। इनके अलावा ईरान के कम से कम 6 टॉप के परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ये ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी थे। उनके बिना ईरान का मकसद काफ़ी पीछे चला जाएगा। इजराइल के हमले में कई मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को भी नुकसान हुआ है, लेकिन कितना ये सही से पता नहीं चला है। जिस तेज़ी और सटीकता से इजराइल ने हमला किया, वो बताता है कि इस ऑपरेशन की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF के मुताबिक इस हमले में 200 से ज़्यादा फाइटर जेट शामिल थे। उन्होंने कम से कम 100 टारगेट्स को उड़ाया है। इजराइल जवाबी हमले का इंतजार कर रहा है, इसलिए ऑपरेशन कई दिनों तक खिंच सकता है। रिपोर्ट है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में अपने ड्रोन्स भेज रखे थे। ये काम ऑपरेशन से काफ़ी पहले किया जा चुका था। इनका इस्तेमाल ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने में किया गया। 13 जून की सुबह ईरान ने 100 से ज़्यादा ड्रोन से इसराइल पर हमला किया। उन्हें हवा में ही मार गिराया। हमले के पहले ही इसराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए कहा था। बाद में वार्निंग हटा लेगी, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट का अंत नहीं है। आगे क्या हो सकता है ये भी जान लेते हैं। किसी एक ऑपरेशन में ईरान के इतने टॉप अफसर और वैज्ञानिक कभी नहीं मारे गए थे। इस हमले का स्केल ऐतिहासिक है। ईरान के सामने इसका जवाब देने की चुनौती है। उसके पास इसराइल तक मार करने वाले हथियार हैं, लेकिन उनका सामना इसराइल के डिफेंस सिस्टम से है। उससे भी पहले उन्हें रास्ते में पड़ने वाले देशों के एयर स्पेस से पार पाना होगा। 2024 में जब ईरान ने 2 बार इसराइल पर काउंटर अटैक किया, तब उसको अपने प्रॉक्सी गुटों का साथ मिला था, लेकिन इस बार उसकी प्रॉक्सी गुट साथ देने की स्थिति में नहीं है। ईरान को अकेले दम पर अटैक लॉन्च करना होगा और अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो फुल फ्लेजेड वॉर के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिका ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। पब्लिकली वो खुद को इससे अलग दिखा रहा है, लेकिन ये अटैक उसके इंटरेस्ट में है। दरअसल ट्रंप सरकार ईरान के साथ नई न्यूक्लियर डील साइन करने की तैयारी कर रही है। पिछले 2 महीने में 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। इजरायली अटैक के बाद अमेरिका मीडिएशन की पेशकश कर सकता है या एक और हमले का डर दिखाकर ईरान को डील करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन ईरान को एकदम असहाय और कमज़ोर समझना भूल होगी। उसके पास अपने पत्ते हैं। ईरान की अपनी एक ताकतवर फौज है, पैरामिलिट्री फोर्स है और कई ऐसे मलेशिया ग्रुप्स हैं जो किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। ईरान की रूस और चीन के साथ भी अच्छी दोस्ती है। वहाँ से डिप्लोमेटिक और क्रिटिकल सप्लाई के मोर्चे पर सपोर्ट मिल सकता है। अभी तक जो अपडेट्स हैं उसमें ईरान का जोर काउंटर अटैक पर है। ऐसी सिचुएशन में जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी, क्योंकि इस लड़ाई में 2 सबसे अहम चोक पॉइंट्स के बंद होने का खतरा होगा। पर्शियन गल्फ से लगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी से लगा बाब अल मंडाब। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 15% इधर से गुजरता है। होर्मुज से तो कच्चे तेल की 20% से ज़्यादा सप्लाई होती है। किसी भी जंग की कंडीशन में इन रास्तों को चलायमान रखना बेहद मुश्किल होगा। ये पूरी दुनिया में महंगाई और अस्थिरता का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि हम ये वीडियो 13 जून की शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है तब तक और नए अपडेट्स आ चुके हों,
इस वीडियो से आपको इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक आइडिया लगेगा। हम ऐसे और भी डिटेल्ड वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव और ये क्यूरिस्तान है, लैंड ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की ज़मीन। इसमें खाद पानी डालते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई कहानी के साथ फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।